Hope so. Your weekend is going good and you have completed your homework. So many students have not completed their homework. What is the reason behind that? कोई मुझे यहाँ पर बताएगा कि उसके पीछे रीजन क्या है? Anyone? Amol ji, very good evening. कोई मुझे यहाँ पर बताएगा उसके पीछे रीजन क्या है? काफी सारे लोगों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है और काफी सारे लोगों ने यहाँ पर मुझे गूगल फॉर्म सबमिट नहीं किया है. What is the reason behind that? Anyone please tell me. अदरवाइज फिर मैं यही करता हूँ कि अब से होमवर्क देना बंद कर देते हैं. पहले ही होमवर्क से नीरज जी आपका तो हो गया है. ठीक है, वो मैंने देख लिया है. वो क्यों नहीं हो रहा था पता नहीं. जी सर, वो अपलोड नहीं हो रहा सर. एक्चुअली सर्वर एरर आ रही बार-बार. हाँ मतलब आपको ही आ रही है, बाकी किसी को नहीं आ रही है. पता नहीं चल रहा है मुझे भी. मैंने सर अभी बट आई ट्राइड अ नंबर ऑफ टाइम्स. जी हाँ, जी हाँ. मैं दोबारा करूँगा सर उसे एक दफ़े. जी हाँ. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. क्योंकि फिर आगे जाके क्या होगा, ये दिक्कत होगी क्योंकि ओके सर, काफी ओके. सारे हम उसमें क्या है, गूगल हाँ, फॉर्म के आंसर थ्रू चेकिंग आपके में सर मैं होमवर्क. समझ रहा हूँ. जी हाँ, जी हाँ. हाँ, गूगल फॉर्म के थ्रू हम होमवर्क सबमिट करवाएंगे तो यू हैव टू. ऐसा हो तो एक बार चेक करवा लेना. मतलब गूगल ऐसा नहीं होना चाहिए. सर मैं वरना दूस जी हाँ, जी हाँ. मैंने एक बार टाइम मतलब चेक हुँ. कीजिएगा. जी सर. ओके सर, ओके. ओके, थैंक यू. चलिए, तो अभी वेट नहीं करते. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडे सेशन. But before that, I want to confirm about your feedback and daily schedules. I received only and only just few, just like a 20% responses. मुझे सिर्फ और सिर्फ 20% रिस्पॉन्स आए हैं. उसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं मिला है. तो ठीक है जसविंदर जी, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन होप सो आपने डेमो क्लास देख लिया होगा, मतलब रिकॉर्डिंग देख लिया होगा. यहाँ पर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी फिलहाल मेरे पास जितने भी कनेक्टेड है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 47 स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर डेली शेड्यूल्स. What is the reason? There are 62 students, and we have already completed our registration by 100 students, but only 47 students have submitted. देखिए, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को मौका दे रहा हूँ. यहाँ पर एक दिन और दे रहा हूँ. I give you 1 day more. If you are not going to submit your homework by tomorrow, I will definitely will not allow to join this class again till you have not submitted your daily schedule. एक बार मैं फिर से यहाँ पर कंफर्म कर लेता हूँ कि डेली शेड्यूल में आपको बेसिकली करना क्या है. आज काफी सारे लोगों के वीडियो ऑन नहीं है, किसी के भी. मैंने बोला नहीं इसलिए किसी ने किया नहीं है. हाँ, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कैसे बैठे हैं. फिर बाद में आप बंद कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कंफर्म दैट माय स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट सीट प्रॉपर्ली and behave like a student, and they are studying or learning in very much peaceful way. आप जहां पर भी बैठिएगा ध्यान रखिएगा आसपास में शोर इतना ना हो.
और हो सके तो स्पीकर पे रखिएगा, है ना। ज्यादातर ईयरफोन यूज नहीं करना चाहिए, 2 घंटे तक कंटिन्यूस यूज करना मतलब इट्स इरिटेटिंग फॉर मी। आई डोंट नो व्हाट अबाउट योर्स। चलिए ठीक है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, फिर से मैं एक बार होमवर्क के बारे में, डेली शेड्यूल के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए, टेक्निकल टीम ने मुझे बताया था कि सर इन लोगों को पता नहीं है डेली शेड्यूल कैसे भेजना है और क्या लिखना है। डेली शेड्यूल का मतलब हमें होमवर्क में भेजना है आपका डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल का मतलब है आप कितने बजे उठते हैं, उसके बाद आवर टू आवर आपका टाइम टेबल क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक आई वेकअप एट 6 a.m. 6 to 6:30 में फ्रेश होके 6:30 को वॉकिंग पे जाता हूँ, 7 o'clock वापिस आता हूँ, 7 to 7:30 मैं कंप्लीट रेडी होके 7:30 से मैं थोड़ी मतलब भगवान का नाम लेता हूँ, 8 o'clock मैं निकल जाता हूँ। तो इस चीज को जो है 8 से लेके 10 बजे तक, 8 to 10 मेरा क्लासेस रहता है। 10 o'clock मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, 6 मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ। 6:30 बजे मैं घर आ जाता हूँ, 6:30 से 7:30 बजे मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। 7:30 से 8:30 में मैं थोड़ा होमवर्क अपना खत्म कर लेता हूँ, मेरा जो भी काम पेंडिंग है वो। 8:30 को अगर मेरा क्लास है व्यासा में तो वो कर लेता हूँ, या तो दूसरा जो क्लास है उसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। तो 8:30 to 10:30 मेरा क्लास रहता है। 10:30 खत्म करने के बाद मैं थोड़ा वॉक कर लेता हूँ। उसके बाद 11:15 को मैं सो जाता हूँ। तो ये जो है ये मेरा डेली रूटीन हुआ। ठीक है। इसमें आप लोगों को आपका रूटीन मुझे बताना है यहाँ पर। उसके बाद आफ्टर दैट आई विल सजेस्ट एंड आई विल प्रिपेयर अ कॉमन शेड्यूल टू ऑल ऑफ यू। उसमें से आपको अपना पर्सनलाइज ले लेना है। ये आपसे मैं इसीलिए इनपुट ले रहा हूँ कि ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कैसे खुद को मैनेज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, यस और नो? ठीक है। चलिए, काफी सारे लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से भेजा हुआ है। उसको थोड़ा रिफाइन करेंगे कैसे करना है। इसीलिए तो आपको वीकेंड दिया था पूरा। इस वीकेंड में सोच के खुद को रिफाइन करना है। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अब तक आपने क्या किया, अब तक क्या कर रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप क्या करेंगे, उससे बहुत फर्क पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं अभी उसी पे ही काम करने वाला हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लास में अटेंडेंस नहीं चाहिए। आई वॉन्ट दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन दिस क्लास वेरी एक्टिवली। मैं जब भी कुछ भी पूछूं, मैंने लास्ट टाइम क्या चलाया था, हर एक चीज को सबको पता होनी चाहिए। वी आर नॉट हियर टू जस्ट शेयर कंटेंट हियर, वी वांट सक्सेस। Do you want to become an assistant account officer? Yes or no? Are you here to become a Group B gazetted officer? Yes, definitely. We are. You all are here to become a Group B gazetted officer. So for that, you have to work hard and smartly work hard. Close the door. So now, चलिए, तो प्लीज 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 इज माय अगेन रिक्वेस्ट एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट योर सेल्फ वेरी डेडिकेटली इन द प्रिपरेशन ऑफ डब्ल्यू एग्जामिनेशन। ठीक है। हमारा हर बार 10-15 मिनट इसमें जाता है तो ये ठीक नहीं है। मेरे लिए चलो ठीक है कि मैं 10-15 मिनट ज्यादा दे दूंगा, ठीक है, बाकी सब फैकल्टी आती है उनका टाइमिंग उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। चलिए, हमने लास्ट टाइम आर्टिकल नंबर 14 तक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। Please confirm that my audio and video both are clear. Am I audible and my screen is visible to all of you? Okay, that's good. In the last lecture, we have discussed about the article number 14, preamble, and each and everything we have discussed. And now we are going to start with the article number 21. These are our fundamental. Just a minute, I will come back within a minute. Just a minute.
नाउ नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आर्टिकल नंबर 21। हमारे सिलेबस में आर्टिकल नंबर 14 के बाद दूसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 21, which gives which is also which is our fundamental rights. We have already discussed that we have total 6 fundamental rights. हमारे पास टोटल 6 मूलभूत अधिकार है। ठीक है, उस मूल अधिकार में से हमें सभी के सभी अधिकार नहीं देखने हैं। We do not have to consider each and everything. We do not have to learn each and every article, but we have to learn. Right? Which article we have to learn? Can you please give me in the comment box? Which article? आप मुझे बताएंगे कौन से आर्टिकल हमें पढ़ने हैं? हमें कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर? यस, अनिल कुमार जी ने सभी लिख लिए। चलो, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। तो आपको इसी तरह रेडी रहना है, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं है मैंने पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही पूछूंगा, मैं सीसीएस कंडक्ट में से भी पूछ लूंगा। जितने जितने टॉपिक चलते जाएंगे मैं कहीं भी कभी भी आऊंगा, कभी भी मुझे क्वेश्चन रेडी चाहिए। तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ, रेडीली अवेलेबल वेन एवर आई विल आस्क। एग्जाम कभी भी आ सकती है, हमें रेडी रहना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21, 22, 32, 226, 227 एंड 311। ठीक है, उसमें से आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 22 एंड आर्टिकल नंबर 32, these are our basic fundamental rights which have been offered by constitution of India। भारतीय बंधारण हमें जो मूलभूत अधिकार देते हैं उनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 4 मतलब 4 अधिकार पढ़ने हैं। उसमें से एक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, 21 आज हम कवर करने वाले हैं। तो क्या है आर्टिकल नंबर 21, देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए, भारतीय बंधारण हमें हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ऑफर करती है। मतलब हमें हमारा जीवन कैसे जीना है, हमारी बेसिक हमारी पर्सनल स्वतंत्रता, हमारा पर्सनल लाइफ हमें कैसे स्पेंड करना है, ये सभी चीज का प्रोटेक्शन मतलब उसका रक्षण और उसके साथ उसकी स्वतंत्रता, इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें देता है। मतलब मैं जैसे जी चाहे रह सकता हूँ, लेकिन इस सभी में आपको ये ध्यान रखना है, डिग्निटी होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ऐसा नहीं मेरा जी चाहे ऐसा मैं करूँ, हाँ मैं मेरा जी चाहे ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो ये चीज कहता है आर्टिकल नंबर 21। चलिए, क्या कहता है आर्टिकल नंबर 21, देखते हैं। इट डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये ऐसा कहता है, कह सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 21 हम किसी को उनकी दैहिक स्वतंत्रता या तो उनके जीवन जीने के तरीके से छीन नहीं सकते। एक्सेप्ट कौन से सिचुएशन, कभी किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको आजीवन कारावास हम देते हैं, लाइफ प्रिजनमेंट देते हैं, तो उस चीज में उसकी स्वतंत्रता हम छीन लेते हैं क्योंकि उसने रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं किया। ही डिड नॉट अवॉइड द रूल्स एंड रेगुलेशन। सो इस चीज को बात करते हुए या माइनस करते हुए, एक्सेप्शनल इन दिस केसेस वी नेवर डिप्राइव्ड फ्रॉम आवर लाइफ और आवर पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे दैहिक स्वतंत्रता और प्राण के बारे में। और ये किसके लिए अवेलेबल है? तो बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। आर्टिकल नंबर 14 ऑल्सो अवेलेबल फॉर बोथ, आर्टिकल नंबर 21 ऑल्सो अवेलेबल फॉर बोथ। द राइट टू लाइफ इज नॉट merely confined टू एनिमल एक्सिस्टेंस। एनिमल एक्सिस्टेंस क्या है कि एक प्राणी की तरह हमें नहीं देखते हैं, जैसे कुत्ते होते हैं बिल्लियां होती है ऐसे नहीं देखते। हमारा बेसिकली इमोशनल बैलेंस भी इसमें देखा जाता है, हमारी भाविक अनुकूलता भी इसमें देखी जाती है, हमारी इमोशनल बैलेंस, हमारा इमोशनल जस्टिस भी इसमें होना चाहिए। अदरवाइज ह्यूमन बीइंग और एनिमल एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं रह सकता है। ठीक है, तो एनिमल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल बट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। मैंने बोला ना कि विथ डिग्निटी विथ इमोशनल। ठीक है, तो हमारा बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग नेचर है,
अच्छा, यहाँ पर सागर जी मुझे पूछ रहे हैं कि सर व्हेन विल ऐप वर्क। ऐप चालू ही है, ऐप में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ऐप में जो डिस्टरबेंस वाला इश्यू था उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्यू एंड ए टीम को लगाया हुआ है। वो जब भी फाइनल हमें क्यू एंड ए सर्टिफिकेट दे देगी, हम स्टार्ट कर लेंगे। और रिकॉर्डिंग्स ऐप पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मैं दोनों आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। किसी को, हाँ, क्योंकि काफी लोगों का डेटा ज्यादा यूज हो रहा था, तो वो चीज भी कल तक सॉल्व हो जाएगी, मतलब सॉल्व हो चुकी है, बस क्यू एंड ए चालू है उसका। तो आप कोई भी क्वालिटी के साथ वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं, ताकि आप इजीली उसको स्ट्रीम कर पाए। तो इस सभी चीज को चेक करने के लिए ऐप पे हम अभी वर्क नहीं करते, लेकिन आप ऐप पे वीडियो देख सकते हैं। आप ऐप में या तो यूट्यूब में कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, इसलिए हमने, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। कभी भी आपको दिक्कत हो तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम दो दो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, है ना। कैन डायरेक्टली rather than relying. Okay. So now again with this, the right to life is not merely, मतलब सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने का तरीका नहीं, जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं, हमें डिग्निटी के साथ, हमारे मान सम्मान के साथ हमें जीना है, हमारे अधिकार के साथ जीना है। तो ये सभी चीज हमें आर्टिकल नंबर 21 के थ्रू भारतीय बंधारण की तरफ से ऑफर की जाती है। तो इतनी चीज आपसे माइंड में होनी चाहिए। देखिए, लास्ट टाइम के अगर मॉडल आंसर की हम देखें ना, तो इन लोगों का एग्जिस्टेंस ऐसा है, इंसिस्टेंस ऐसा है कि ये लोग बुक की जो लैंग्वेज है उसको ज्यादा रिफर करते हैं। तो मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि कुछ कुछ जो वर्डिंग है, उस वर्डिंग को याद रखिए, क्योंकि उस वर्डिंग आना जरूरी है ना। अब हम ऐसा सोचते हैं कि हम हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन सही लिखेंगे तो चलेगा, हाँ चलता है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पता नहीं, ये नहीं चलता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो अलग ही तरीके से बना हुआ है। ठीक है, यस। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पर्टिकुलर वर्डिंग को पकड़िएगा, जैसे कि यहाँ पर ये चीज आपके आर्टिकल नंबर 21 जैसे ही आपको पूछा जाता है, या तो वेन एवर द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट आर्टिकल नंबर 21, देन योर टाइटल और योर आंसर शुड कंटेन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Yes or no, my dear friends? And second line should be that no person shall be deprived from his life or personal liberty except according to procedure established by law. इतने के बाद आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। देखिए, अभी इसमें कौन कौन से राइट्स दिए जाता है, ये मैंने कुछ यहाँ पर टेबल फॉर्म में लिखे हैं। सभी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ माइंड में रखिए, एटलीस्ट आपको 6 to 7 राइट्स जो है वो आपको माइंड में रखने चाहिए, और इजीली हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मैं अभी बता दूंगा आपको, और अभी हम ड्यूरिंग द लेक्चर ही इसको मेमोराइज कर लेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल डेफिनेटली मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द आर्टिकल नंबर 21। सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्क्रीन। So first article, some of the rights are currently included in the ambit of article number 21 includes mention in Menka case। हाँ, ये चीज ऐसी है, इसको ध्यान, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जब 1950 में गोपालन केस था एक, तो गोपालन केस में जब इसको डिस्कस किया गया तब इतना राइट्स नहीं थे। राइट नाउ यहाँ पर टोटल 34 राइट्स है। देयर आर 34 राइट्स इंक्लूडेड इन द आर्टिकल नंबर 21। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 34 ही, जहां जहां इसका इंक्लूड, मतलब जहां जहां इसकी लिबर्टी होती है, जहां जहां जो जो सब्जेक्ट पर्सन की लाइफ पे उसकी लिबर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, इस चीज को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन एज ऑफ नाउ आर्टिकल नंबर 21 में भारतीय बंधारण में टोटल 34 आर्टिकल्स दिए गए। तो ये जो बाकी के जो आर्टिकल है वो मेनका केस 1974 में इंक्लूड किए गए। So rather, more articles, more rights have been included in the 1978 as per the decision of the Menka case. So which are the rights provided or offered by the article number 21? First one, right to live with human dignity, हमने अभी किया। Right to the decent environment includes including pollution free water, air, protection against hazardous industries.
देखिए, भारतीय बंधारण कहती है कि भारत के जितने भी सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, उनको एक फ्री फ्रॉम एयर, मतलब एक प्योर एयर विदाउट पॉल्यूशन एयर देना जरूरी है, और ये सरकार की जिम्मेदारी, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने हम पे कोई 1978, धर्मेंद्र जी, मेनका केस ईयर 1978, सरकार हम पे कोई अच्छा, ठीक है, ठीक है ना, सरकार हमके हमें कोई उपकार कर रही है या तो हम टैक्स पे कर रहे हैं उसकी वजह से नहीं, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हमें प्योर वाटर मिलना चाहिए, प्योर एयर मिलना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मतलब हम आप देखते होंगे कि जो हजारियास इंडस्ट्रीज होगी वो रेसिडेंशियल एरिया से काफी दूर होगी, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। फिर भी कहीं वायोलेशन होता है, तभी जाके काफी सारी एनजीओ इसके सामने पीआईएल फाइल करती है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है। राइट टू लाइवलीहुड, मतलब हमें मिलना चाहिए, हमें जीवन जीने के लिए आजीविका जिसे हम बोलते हैं लाइवलीहुड, हमें जीवन रक्षा का अधिकार हमें मिलना चाहिए। है ना, हमारा जीवन कैसे जीना है, हमें हमारा लाइवलीहुड, हम मतलब खाना खाने की, हमें रहने के लिए, हमें हमारे बच्चे को पालन पोषण करने के लिए, हमें कैसे मतलब हमारा एम्प्लॉयमेंट। दिन हजारियस मीन्स होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जहरी जहरी मतलब हाँ, जहरी ही बोला जाता है इसको। जो क्या कहते हैं उसको, एक और मीनिंग अगर हम लेने चाहें, जो हमारे लिए डेंजरस है, जैसे केमिकल्स होते हैं, जैसे नुकसानदायक कह सकते हैं, हजारियस नुकसानदायक, जैसे कि नहीं, धोखादायक नहीं कह सकते, जहरीला, या जहरीले, जहरी, जहरीला, खतरनाक, यस, हार्मफुल कह सकते हैं। जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज होती है, ये सभी चीजें जो है उसको हजारियस कहा जाता है, नुकसानदायक कहा जाता है। ठीक है, जहरीला कहा जाता है। राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। आपको पता है कि जब ये आधार वाला केस आया था, जब आधार कार्ड आया था, तब काफी सारी पीआईएल हुई थी कि इट अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी। तो हमें जो राइट टू प्राइवेसी मिलती है, कौन से आर्टिकल के तहत मिलती है? आर्टिकल नंबर 21, राइट टू शेल्टर। राइट टू शेल्टर का मतलब रहता है आश्रय, हमें घर, मतलब भारत में रहने के लिए जमीन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मिलनी जरूरी है। तो ये राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहना, इसीलिए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनते हैं, इसीलिए तो आयुष्मान कार्ड बनते हैं, इसीलिए तो ये सभी आरोग्यम और आरोग्य फैसिलिटीज हमारे यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, मतलब प्राइम मिनिस्टर, इसके पीछे क्यों लगे हो? क्योंकि दिस इज आवर राइट्स, दिस इज आवर बेसिकल फंडामेंटल राइट्स। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हमारे ऊपर उपकार करते हैं, नहीं, इट्स अवर राइट। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, बच्चों को 14 साल तक एज तक आप देखना उसमें फ्री एजुकेशन देना है। ठीक है, हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तगड़ी फीस देते हैं, हमें तो एजुकेशन फीस मिलती है। लेकिन आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स जो होती है वहां पर 14 साल तक कोई फीस नहीं लेनी है। राइट टू फ्री लीगल एड, यस, हमें मुफ्त में कानूनी सहाय मिलनी चाहिए। आप देखिए गवर्नमेंट लॉयर होते हैं, तो आप लोगों को इसके लिए मतलब हमें सभी को कि जो है वो लीगल एड जो है वो फ्री में मिलनी चाहिए। दूसरा, राइट टू अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब एकांत कारावास, आपको अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, आप कह सकते हैं अगर मेरा गुनाह ऐसा नहीं है या तो जजमेंट ऐसा नहीं है कि मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब एकांत कारावास, पूरे आपके जेल में, आपके केस में आप अकेले हो, ऐसा नहीं हो सकता, आप उसके अगेंस्ट में लड़ सकते हैं, ये हमारा मूलभूत अधिकार। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, हथकड़ी, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध आप अधिकार है आपका। राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आपको टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना जरूरी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि इसके अगेंस्ट आप रीट्स इश्यू कर सकते हैं। हम आज आर्टिकल नंबर 32 में रीट्स पढ़ेंगे, तो इस चीज में हो सकता है। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अमानवीय कुछ ऐसा आपके साथ होता है, व्यवहार होता है, तो उसके विरुद्ध भी हम लड़ सकते हैं। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, किसी चीज को लागू करने में अगर देरी करते हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने या तो स्टेट गवर्नमेंट ने या तो कोई हमारा बेनिफिशियल जो होता है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, काफी सारी ऐसी बेनिफिशियल स्कीम होती है, उसमें एग्जीक्यूशन में अगर कोई देरी करता है तो हमारा फर्ज, हमारा अधिकार है कि उसके अगेंस्ट में हम रीट्स इश्यू करवाएं या तो इसके अगेंस्ट में हम स्यू इश्यू करें। राइट टू ट्रैवल एब्रोड, हम बाहर जा सकते हैं एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी जिसे हम बोलते हैं, उस बंधुआ मजदूरी से हमें लड़ने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हेरेसमेंट, आपकी कस्टडी के तहत मतलब हिरासत में जो शोषण होता है उसके विरुद्ध लड़ने का अधिकार है। यू हैव राइट्स टू अगेंस्ट द हेरेसमेंट इन द कस्टडी। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, आप जैसे कि 108, जो 108 सरकार के द्वारा हमें दी जाती है, वो हमारा बेसिकली फंडामेंटल राइट्स है, तभी तो जाके सरकार देती है। राइट टू अ फेयर ट्रायल, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। तो ये सभी कुछ है। अभी आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको आराम से ये सभी चीज याद रह जाएगी। और जिसको आप खुद के साथ जितना ज्यादा अटैच करेंगे ना, उतना जल्दी याद रहेगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड, इसमें से कम 10 राइट्स आपको याद रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा मैं पर्टिकुलर एक एक बंदे को पूछूंगा, कम से कम मुझे 5 राइट्स तो चाहिए चाहिए, डिफरेंट 5 राइट्स। ठीक है। सो इसको, अच्छा यहाँ पर मोर देन 70+ स्टूडेंट्स है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 + 3 6 और 7 8, ओनली 8 स्टूडेंट्स आर गिविंग कमेंट्स इन द चैट बॉक्स। व्हाट अबाउट अदर्स, आर यू स्लीपिंग? हेलो, गुड मॉर्निंग। सुन पा रहे हो मुझे? चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस नीरज जी बताइए। एकांत का सॉलिटरी कंफाइनमेंट, सर प्लीज क्लियर राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग। हाँ, अगर जजमेंट नहीं है क्लियरली, आपका जो वारंट है, उस वारंट में लिखा नहीं है कि हथकड़ी, हर आप देखिए हर एक गुनाह के लिए आपको हथकड़ी बांध के नहीं ले जा सकते। उसके लिए पर्टिकुलर जो आपके ऑफेंसेस है, आप डेंजरस है पब्लिक के लिए, नॉर्मल केस में आपको हथकड़ी नहीं लेगा जा सकती। ठीक है, वो आपकी डिग्निटी के खिलाफ है। मान लीजिए आपने, आपका कोई सोशल या तो घरेलू कोई मामला है, उस घरेलू मामले में अगर आपको पुलिस ले जाती है, तो क्या हैंड कफिंग लगा के ले जाती है या क्या हथकड़ी लगा के ले जाती है? नहीं। एज पर द कुछ कुछ गुनाह ऐसे है ना। यस, कैन नॉट प्रिपेयर विक्टिम विदाउट जजमेंट, यस डेफिनेटली। और वो चीज भी कब, जब आप डिक्लेयर हो चुके हैं, जब आपको फाइनली जब इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, तभी आपको हैंड कम, और वो भी विथ जजमेंट ऑफ द जज। ठीक है, तो वो चीज होती है। सॉलिटरी कंफाइनमेंट का मतलब ये रहता है कि हम एकांत कारावास, अगर सिवाय कि आपको कोई सजा ऐसी नहीं हुई, तो आप देखिएगा एक प्रिजन में आपको कम से कम 2-3 लोग मिलेंगे, क्योंकि जब बंदा अकेला होता है ना, तो वो मानसिक रूप से टूट जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इम्प्रिजनमेंट बेसिकली आपको मानसिक रूप से तोड़ने के लिए, तो वो जब तक आपका ट्रायल चल रहा है, या तो आपका जजमेंट नहीं आया है, या तो आपको ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं हुई है, तो उस केस में आपको सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं कर सकते, एकांत कारावास नहीं दे सकते आपको। हाँ, अगर आपने ऐसा पनिशमेंट आपको मिला है, तो ही आपको कर सकते हैं। ठीक है, तो ही आपको इस केस में सॉलिटरी कंफाइनमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो चीज है, ये सभी चीज आपको एज पर द आर्टिकल, सर वैसे भी स्पेस नहीं अच्छा समझ लीजिए, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, इसलिए पता नहीं है मुझे कि स्पेस रहता है कि नहीं रहता है। मैं बहुत छोटा था, तब स्कूल की तरफ से ले गए थे एक बार जेल की विजिट पे। हाँ, तो तभी मैंने देखा था एक बार, लेकिन वहां अंदर तो नहीं ले गए थे। हाँ, वैसे ये तो है ही समस्या है, आपको पता हो ना या पता हो, हमारे जेल की समस्या है, मानवीय अधिकारों का सबसे ज्यादा अगर उल्लंघन होता है तो इम्प्रिजनमेंट में होता है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 21 ए,
हमारे सिलेबस में सिर्फ 21 है, लेकिन यहाँ पर 21A उसका क्लॉज, तो उसको भी हमें पढ़ना चाहिए। जैसे ऑलरेडी यहाँ पर है राइट टू फ्री एजुकेशन, लेकिन हमारा एक एक्ट बना था RTE, राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है। तो वो 2009 किसके बेसिस पे बना था, तो आर्टिकल नंबर 21A, the article number 21A declares that the state shall provide free and fair, देखिएगा इस चीज को बहुत ही बारीकाई से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो टर्म्स है उसको प्रॉपरली देखिएगा। shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years, ठीक है। ये जितना मैंने हाईलाइट किया उस चीज को देखिए। द स्टेट, कौन स्टेट, यहाँ स्टेट, द स्टेट हैज, बिकॉज जो स्टेट है, जो एजुकेशन जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years. 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। This provision make only elementary education a fundamental rights। देखिए, हाँ, इस चीज का एक और, कि ये जो प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। किसके लिए है, एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब हायर स्टडी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इसके लिए आप राइट्स नहीं दे सकते। आप लीगल कोई कोर्सेज कर रहे हैं, या आप मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज कर रहे हैं, तो ये आपका राइट्स नहीं है, उसको फ्री में देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। रेदर देन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, लेकिन वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो दिस प्रोविजन मेक्स अ एलिमेंट्री, जो नेसेसरी एजुकेशन है, जिसे पढ़ाई, मतलब आपकी लिटरेसी से जुड़ी हुई है, जिससे आप रोजिंदे यानी कि डेली वर्क्स आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं, तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। This provision was added by 86th Amendment Act 2002. Before the 86th Amendment, the Constitution contained a provide free and compulsory education for children under Article number 45. मतलब आपके लिए ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं था। हाँ, स्टेट को एक एडवाइजरी इश्यू कीजिए एज पर द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें स्टेट को कुछ कुछ एडवाइस दी गई है यहाँ पर, कि आपको एक अच्छा सा शासन, या तो को एक रिपब्लिक, या तो एक अच्छा सा राज्य इस्टेब्लिश करने के लिए इतना इतना चीज करनी चाहिए, उसमें से स्टेट को जो लगे वो कर सकता है। लेकिन आफ्टर द ईयर ऑफ 2002 it will become our fundamental rights, the state have to provide free and compulsory elementary education। आप यहाँ पर ही लिख दीजिए, ऐसा हो तो यहाँ पर ही लिख दीजिए ताकि आपको भी याद रहे, ठीक है। इसको यहाँ पर ही लिख दीजिए, फ्री एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years। फिर उसके बाद में लिखिए कि नॉट एप्लीकेबल टू द हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, एंड द प्रोविजन वाज एडेड बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसी के बाद 2009 में RTE आया, उसके पहले नहीं था। राइट टू एजुकेशन जो है 2009 में इसी के बाद आया। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 21 हमने खत्म किया, अभी उसी में हम आगे जाएंगे। आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है, वो किसके रिगार्डिंग है, वो हमें प्रोटेक्शन। आर्टिकल नंबर 21 जो है वो हमें किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता था माय डियर फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हमें देता था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, पर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ आर्टिकल नंबर 22 ऑफर्ड अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये जो है वो हमें गिरफ्तारी और डिटेंशन, मतलब दो तरह की गिरफ्तारी जो होती है, उन दोनों में यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन दिया जाता है। और ये दोनों कौन सी गिरफ्तारी है और क्या है, इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ पर सीखेंगे, समझिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आर्टिकल नंबर 22।
किसके लिए प्रोटेक्शन देता है? क्योंकि अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी। डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब रहता है आपको निरोध। अगर उसको, इस चीज को हम हिंदी में बोले तो उसको निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर हिंदी में लिखना है इसको तो ऐसे लिखेंगे, अरेस्ट का मतलब रहता है गिरफ्तारी, डिटेंशन का मतलब रहता है निरोध से संरक्षण। तो ये आर्टिकल नंबर जो 22 जो है वो हमें बेसिकली हिरासत मतलब गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देते हैं। कैसे देते हैं, देखते हैं। These provision extend certain procedural safeguards for individual in case of arrest. ये देखिए, अरेस्ट ऐसा मतलब नहीं है कि अरेस्ट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है, लेकिन जब अरेस्ट करने आते हैं तो उसकी जो प्रोसीजर लेक्यूना होता है, या तो उसकी जो प्रोसीजर होती है, उस प्रोसीजर में कुछ सेफगार्ड दिए जाते हैं, और उस सेफगार्ड को फंडामेंटल राइट्स की तरह यहाँ पर दिए जाता है। तो दीज आर्टिकल प्रोवाइड्स अस प्रोसीजरल सेफगार्ड्स ड्यूरिंग द अरेस्ट। कब? इंडिविजुअल केस में। द आइडिया बिहाइंड दिस राइट इज टू प्रिवेंट आर्बिटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। बेसिकली इसके पीछे आइडिया क्या है? अभी जो पुलिस अधिकारी होते हैं, अगर ये नहीं होता तो कोई भी कभी भी किसी को कैसे भी गिरफ्तार कर लेता, ऐसे नहीं कर सकते, और कितने दिनों के भी लिए भी कर सकता था। मुझे किसी के साथ दुश्मनी है और मेरे पास पावर है, तो मैं किसी को भी पकड़ के कटघरे में खड़ा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो आर्बिट्री अरेस्ट है वो ना हो, उसके लिए बेसिकली आर्टिकल नंबर 22 दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो डिटेंशन जो होता है, मतलब जो हिरासत में लेते हैं, वो हिरासत दो टाइप की होती है। ठीक है, कौन सी हिरासत होती है? तो सबसे पहली प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। ध्यान रखिएगा, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव, दंड विषयक एंड निवारक विषयक, इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। आर्बिटरी अरेस्ट मीन्स कैसे भी विदाउट एनी रीजन। आर्बिट्ररी का मतलब रहता है विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी ठोस कारण, कोई रीजन नहीं है, फिर भी आपको पकड़ के आर्बिट्ररी ऐसे ही अरेस्ट कर लिया आपको, तो ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, है ना। नितिन जी ठीक है, चलिए ओके। तो डिटेंशन दो टाइप के होते हैं, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। यस, अनिल कुमार जी, arbitrary arrest means we can no one can arrest a person without any reason, without any violation, without any circumstances. If I have a power to arrest any people, but I have arrest warrant, I have reason, I have some circumstances, I have proper evidence to arrest a person। अरेस्ट करने के बाद भी इस चीज में काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती है, प्रोसीजरल प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होते हैं। These procedural safeguards provided as a fundamental rights through article number 22। ओके ठीक है, अनिल कुमार जी ना, ओके, नितिन जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So let's start. Detention is of two types, namely punitive and preventive। एक जो होता है वो दंड विषयक होता है, दूसरा जो है उसे निवारक विषयक कहते हैं। अभी समझते हैं कि दंड विषयक क्या होता है। प्यूनिटिव, देखिए उसके एक ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब पनिशमेंट आफ्टर अ ट्रायल एंड कन्विक्शन। प्यूनिटिव डिटेंशन कब होता है? जैसे कि अदालत में केस चला, केस चलने के बाद उसको दोषी ठहराया गया, और दोषी ठहराने के बाद उसको जो सजा मिली है और वहां पर जो डिटेंशन हुआ है, उसे हम प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं, दंड विषयक निवारक कहते हैं। आफ्टर अ फेयर ट्रायल, the judgment against the victim, against a person has been passed in the court, and punishment has been awarded to the person, and after that such detention called as punitive detention। सेकेंड वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक हिरासत जिसे कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एरिया में कुछ लोग फेमस होते हैं, या तो डेंजरस होते हैं, या तो हैबिचुअल होते हैं, क्राइम के लिए हैबिचुअल होते हैं,
तो उस चीज में पुलिस क्या करती है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कुछ मेले लगने वाले हो, जैसे कुछ फेस्टिवल्स होते हो, वहां पर वो राइवल्स ना करे, वहां कोई झगड़ा ना करे, वहां पर। फर्स्ट पॉइंट, अच्छा नितिन जी, फर्स्ट पॉइंट मैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस केस में प्रिवेंटिव निवारक क्या करती है पुलिस, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए भी काफी सारे रूल्स है। पनिशमेंट विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन, मतलब वो जो चीज वो नामचीन रहता है, वो बंदा जो होता है वो काफी सारा क्राइम कर चुका होता है, और पुलिस को लगता है इस चीज में कि इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन करना चाहिए, और इसके लिए कमिटी होती है। ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं कर सकते। We should have to form a committee before detention order should be issued against a person without trial or conviction. तो ये जो होता है निवारक, मतलब इन फ्यूचर वो कोई क्राइम ना करे, उसको रोकने के लिए, समाज को क्राइम फ्री रखने के लिए जो प्रिवेंटिव होता है, जो डिटेंशन होता है, उसके प्रिवेंटिव डिटेंशन रहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स वी शुड वी शुड punish a person, or we should arrest a person without any trial or without any conviction. वी हमें उसको फ्यूचर में क्राइम करने से रोकने के लिए, यस, नजरबंदी कह सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसे ही होता है ना? हाँ, सागर जी आईपी का पढ़ के आया है यहाँ पर, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, विदाउट अरेस्ट वारंट एंड विद अरेस्ट वारंट, ये अलग चीज है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से इसको नहीं कंपैरिजन कर सकते। नितिन जी एक बार फिर से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्यूनिटिव, प्यूनिटिव का मतलब रहता है दंड विषयक हिरासत। दंड विषयक हिरासत में क्या होता है, सबसे पहले कोर्ट में केस चलता है। केस चलने के बाद उसके ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स होने के बाद उसके अगेंस्ट में एविडेंस मिलते हैं, और उसके बाद जज जो है उसको दोषी ठहराता है, उसको सजा देता है। उस केस में जो हिरासत होती है उसे कहते हैं दंड विषयक हिरासत। इन द केस ऑफ punitive डिटेंशन, a fair trial should be arranged in the court, and judge punished a person for particular time, or for imprisonment, for life imprisonment, for death, और जो भी, मतलब उसको जो भी सजा देनी है उस चीज में उन्होंने सजा दी है, उसे पिनेटिव कहते हैं। सेकेंड वन इज प्रिवेंटिव, उसको इन फ्यूचर क्राइम करने से रोकने के लिए जो डिटेंशन होता है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। इस चीज में अभी किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज लेट मी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन आई जस्ट ड्रिंक अ वाटर एंड यू कैन कमेंट मी इन द चैट। Okay, done. Now, this article is also applicable to both citizen and non-citizen. Article number 14, article number 21, article number 22, सभी को कर सकते हैं। ठीक है। Through the committee, Prasad ji, through the committee, we can execute the order for the non-citizen also as per his suspective activities. अगर उसकी एक्टिविटीज जो है वो सस्पेक्टिव है, तो उसके बेसिस पर थ्रू द ऑर्डर ऑफ कमिटी, उस कमिटी में मजिस्ट्रेट भी रहते हैं, उस कमिटी में पुलिस ऑफिसर्स भी रहते हैं, तो वो जो कमिटी फॉर्म होती है उसके बेसिस पे उनके अगेंस्ट में ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं। अगर उनकी एक्टिविटी जो है वो सस्पेक्टिव है तो इस चीज को हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Only preventive detention is offensive, sir, isn't it? Preventive detention is offensive? No, 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 no.
हाँ हाँ, यस यस यस, ऑफेंसिव, यस कह सकते हैं उस केस में तो ऑलरेडी उनको जो है इन द केस ऑफ प्यूनिटिव ऑलरेडी crime has been established, charges has been established against the person, so that's why it's already crime, criminal, so it's not offensive. So in case of preventive detention is offensive, so yes definitely. Okay, done. नाउ आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है, कुछ कहता है अगेंस्ट दे, कुछ प्रोटेक्शन देते हैं, कौन से प्रोटेक्शन देते हैं, दे आर आर्टिकल नंबर 22 ऑफरिंग सेवरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट, लेट me discuss about that. First of all, article number 22 clause 1, any person who is in custody has to be informed as to why he has been arrested. Yes, he has rights to know the reason behind its his arrest. उसको पता रहना चाहिए कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, मुझे गिरफ्तार किया गया है तो कौन से मैंने कौन सा गुनाह किया, हम पहले ही पुलिस वाले को यही पूछते हैं कि ये मुझे क्यों दिया गया है। ठीक है, चलिए, फर्दर ही कैन नॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट। यस, तो उसको हम मना नहीं कर सकते हैं, उसको एडवोकेट को कंसल्ट करना है तो डेफिनेटली वो कर सकता है, और उसको उसका रीजन भी बताना जरूरी होता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 2, अरेस्टेड इंडिविजुअल शुड बी प्रोसीज्ड बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। उसको अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स में उसको जज के सामने हाजिर करना पड़ता है। तभी आपने काफी सारे पिक्चर्स में देखा होगा कि कुछ क्रिमिनल्स को जो है वो वीकेंड्स पे उसको अरेस्ट किया जाता है, ताकि एटलीस्ट उसको 48 आवर्स तो कस्टडी में रहना पड़े। ठीक है, तो ये रूल है कि विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी पीरियड, जर्नी पीरियड को इसमें हम एक्सक्लूड नहीं आ रहे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो द अरेस्टेड इंडिविजुअल्स शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ हिज अरेस्ट, एज पर द आर्टिकल नंबर 22 टू क्लॉज 2। देखिए 22 क्लॉज 1 में क्या कहा, उसको रीजन बताइए और एडवोकेट बताइए, एडवोकेट को कंसल्ट दे सकते हैं। आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 2 में क्या कहा कि उसको जो है 24 आवर्स में जज के सामने मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना पड़ता है। अभी आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 3 क्या कहता है, नथिंग इन क्लॉजेस 1 एंड 2 shall apply to to any person who for the time being is an enemy allied, मतलब हमारे देश का दुश्मन है वो, तो उसको ये लागू नहीं पड़ता है। टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है, मतलब निवारक के लिए, तो उसको 24 घंटे के लिए नहीं रखना है, उसको ऑलरेडी कमिटी ने अप्रूव्ड किया हुआ है। तो प्रिवेंटिव और दूसरा देश का जो कोई दुश्मन है जैसे कसाब, तो कसाब को ये सब लागू नहीं पड़ता है भाई, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि हमने उसको क्यों अरेस्ट किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो होप सो दिस 3 पॉइंट्स हैव बीन क्लियर, इसमें भी आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। डन, चलिए, सुन रहे हो ना? हेलो, यहाँ पर वीडियो तो सभी बंद करके बैठे हैं, तो किसी को पता क्या करें। चलिए, बढ़िया है। अच्छा, किसी ने कुछ कहा, so 24 एक्सप्लोरिंग टाइम ऑफ जर्नी, यस एक्सप्लोरिंग टाइम ऑफ जर्नी, थर्ड क्लोज। अच्छा, थर्ड क्लोज बता देता हूँ कि थर्ड क्लोज क्या था, कि ये जो दोनों प्रोटेक्शन दिए गए हैं, यस, दोनों प्रोटेक्शन दिए गए आर्टिकल नंबर 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2, ये दोनों प्रोटेक्शन उस चीज में अप्लाई नहीं होंगे। पहली बात, अगर कोई देश का दुश्मन है, एनिमी लाइन है, ठीक है, और दूसरा कि जिसको ऑलरेडी हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया हुआ है, जिसको हमने निवारक हिरासत में रखा हुआ है, मतलब भविष्य में इन फ्यूचर वो कोई क्राइम ना करे उसके लिए ही दिया गया, तो उसको ये दोनों पॉइंट्स लागू पड़ते नहीं है। These two clauses cannot be applied to the enemy line or the person who have been detained against preventive detention. Okay, now clear Vivek ji and Angika ji. I'm sorry.
Enemy meant for the people who causes attacks in the country. Journey time excluded. Sri Sri ji, enemy meant enemy for the enemy of the nation. Both are separate questions. Acha, okay, okay, okay. Both are separate question. Enemy meant only for people who causes attacks in the country. Yes, definitely. Journey time excluded, you told sir. Yes, definitely. Holidays are also excluded. Yes, definitely. Holidays are also excluded. Holidays cannot be considered under 24 hours. Now, just for example, Saturday, Sunday go, if the courts are closed on Saturday and Sunday, and the person arrested on Friday night, then Saturday and Sunday cannot be considered under 24 hours. So the person should be represent against a magistrate before 8 p.m. of Monday. If the person is arrested at 8 p.m. on Friday, then he should be presented against presented against a magistrate before 8 p.m. of Monday. Clear? Okay, done. अच्छा, हाँ हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि सस्पेंड करने के लिए कम से कम 48 घंटे उसको इम्प्रिजनमेंट होना जरूरी होता है, वो कस्टडी में होना चाहिए। और अगर वो फ्राइडे नाइट को हुआ तो उसको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो 48 आवर से ज्यादा जेल में रहा, इसलिए सुप्रीटेंडेंट को उसको सस्पेंड करना चाहिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। चलिए, क्या कहता है? द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 डील्स विद द ऑर्डिनरी लॉ एंड इंक्लूड्स राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, right to consult, and right to produce before a magistrate, and right to be released after 24 hours unless the magistrate authorize further detention. इस चीज को देखिएगा। यस, डीम्ड टू बी सस्पेंशन। देखिए, पहला जो पार्ट था वो क्या था कि पहले भाई इसको इन्फॉर्म करो, उसका क्या रीजन है वो बताओ, उसको एडवोकेट के साथ या तो कोई लीगल प्रैक्टिशनर है उसको इन्फॉर्म करना, मतलब उसको कंसल्ट करने का राइट्स है। उसके बाद क्या है, क्योंकि उसके बाद उसको मैजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स रखना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर 24 आवर्स, इफ मैजिस्ट्रेट डिड नॉट डू नॉट ऑथोराइज फर्दर डिटेंशन, देन ही शुड बी रिलीज्ड। अगर मैजिस्ट्रेट उसके फर्दर डिटेंशन के लिए ऑर्डर नहीं देते हैं तो उसको हिरासत से निकाला जा सकता है, यानी कि उसको रिलीज किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The second part of 22 deals with the preventive detention law. हाँ, अभी हम प्रिवेंटिव के लिए बात करते हैं। अब तक के लिए जो था वो प्यूनिटिव के लिए था और नॉर्मल के लिए था। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के लिए क्या कहता है? तो ये कहता है कि प्रोटेक्शन अंडर दिस आर्टिकल इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एज वेल एज एलाइंस, मतलब फॉरेनर्स टू। The detention means in this case preventive detention of a person cannot be excluded, cannot be exceeds 3 months unless an advisory board, judges of High Court reports sufficient cause. Just a minute. I am in my online class. I will call you after 10 to. Hello. I'm in my online class. So I call you after 10, please. So right now, the detention of a person cannot exceed 3 months unless an advisory board, judges of high courts, report sufficient cause for extended detention. अगर वो कोई रीजन देते हैं या तो सफिशिएंट कॉज देते हैं तो ही उनको 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। यहाँ पर हमें इतना पता चला कि हम किसी भी आदमी को या तो किसी भी पर्सन को अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। सर प्लीज शेयर पीडीएफ फॉर ऑल नोट्स फॉर सेल्फ स्टडी।
Ganesh, each and every PDF should be sent before the lecture due to copyright reason and so many others reason too. So PDFs will be provided before the lectures only. Okay. Now preventive detention. सो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो जिस बंदे को रखा गया है उसको 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड जो होता है उनके पास सफिशिएंट रीजन होना है। द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेंट। मतलब जिसको डिटेंट किया गया है उसको ये रीजन पता होना चाहिए और उसको अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए कि उसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उसके डिटेंशन के ऑर्डर्स के अगेंस्ट। तो ये दोनों चीजें जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए होती है। तो ये नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आपको इतना याद रखना है, 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। हाँ, इसमें क्लॉज है ऑलरेडी एज पर द आर्टिकल 44th Amendment Act। As per the 44th Amendment Act, this period has been decreased to 2 months। इसको 2 महीने कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको 3 महीना रखते हैं। क्योंकि 44th Amendment Act में इसको माइनस करके मतलब घटा के इसको 2 मंथ्स कर दिया गया है। चलिए ठीक है। तो ये होगा आपका आर्टिकल नंबर 22। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इसी चीज में अगर कोई पूछना चाहता है तो इसमें ही पूछेगा। लास्ट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता आया था और यहीं से पूछना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यस, ये वाला आर्टिकल नंबर 22 पूजा जी। ओके। तो उसका जो दूसरा पार्ट है ना पूजा जी, वो ऐसा कह रहे हैं कि जो निवारक हिरासत होती है, जो क्राइम फ्यूचर में, यस फ्यूचर में अगर वो चीज नहीं क्राइम ना करे उसके लिए अगर उनको हिरासत में लिया गया है तो उनके लिए प्रोटेक्शन दिया गया है। क्या प्रोटेक्शन है? तो पहला प्रोटेक्शन कि उनको 3 महीने से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। अगर 3 महीने से ज्यादा हिरासत में रखना है, एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म करना पड़ेगा और उस एडवाइजरी बोर्ड के पास सफिशिएंट रीजंस होने चाहिए उसके एक्सटेंशन के लिए। ठीक है। श्योर श्योर। दूसरा, उसको जो भी ग्राउंड पे डिटेंशन किया गया है, उसको हिरासत में लिया गया है, तो उसका जो भी रीजन है उसको वो रीजन उस आदमी को उस पर्सन को कम्युनिकेट करना जरूरी है। कम्युनिकेट करने के बाद उस आदमी को प्रॉपर रिप्रेजेंट देने के लिए प्रॉपर उसको मौका अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है। और इस जो ये 3 महीना है इस पीरियड को 44th Amendment Act के तहत 2 मंथ्स कर दिया गया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। नाउ संगीता जी प्लीज लिसन that the period of maximum detention under preventive detention law, it should be 3 months, but as per the 44th Amendment Act it should be reduced to 2 months, but it is not applied till this date for this detention। So these are the 44th Amendment Act। अमेंडमेंट हो चुका है, amendment has been already done, but it's still not applied for this preventive detention। Now, can we forward to the article number 32? जा सकते हैं हम? पनिशमेंट बिफोर ट्रायल एंड कन्विक्शन कौन देता है सर? मतलब विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन हाउ इज अलाउड टू? मैम कर सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन। मैंने पहले ही बताया एडवाइजरी बोर्ड होता है, उसके पास रिकॉर्ड के हिसाब से होता है। एज पर हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इट कैन बी। ओके। चलिए, आर्टिकल नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट, the most important article and the most important fundamental rights, the base of fundamental rights or right to constitutional remedy। ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1-2 मिनट का। आप भी पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ और 2 मिनट के बाद फिर से यहाँ पर आपको एक बार रिवाइज करना है तो कर लीजिए और फिर मैं 2 मिनट में फिर से स्टार्ट करता हूँ इस चीज को।
Okay, now let me start. And so many students have not attend the live class. We have already achieved our target in this batch, but still 30 students are not attend our live class. I don't know why they are using for particular reason to go through the recorded class, or any other reason also. But I recommended each and everyone to attend live class. You are paying for that, so you should enjoy live class. ठीक है, चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एज पर द आर्टिकल नंबर 32, द हीरो ऑफ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि द हीरो ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल नंबर 32 अंडर पार्ट 3 of the Indian Constitution allows all the Indian citizens to move to Supreme Court in case of violation of fundamental rights. The Constitution offered us fundamental rights, but what should we do when the fundamental rights are violated by the some person? उसके अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं? जब अगर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए भी जो हमारे फ्रेम जो मेकर्स थे, जिन्होंने बंधारण बनाया हुआ है, उन लोगों ने आर्टिकल नंबर 32 को यहाँ पर लगाया। सरिता जी, आपने क्या सवाल किया, शेयर किया यहाँ पर? सरिता जी, अच्छा, ठीक है। तो अभी अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, वायोलेट होता है, तो उसके अगेंस्ट में आप कहाँ पर जा सकते हैं? तो उसके अगेंस्ट में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सब पहले सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, सेशन कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, फिर जाके आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ। लेकिन in the violation of fundamental rights, you can directly approach Supreme Court. The right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the rights of conferred by this part is guaranteed. मतलब आप कभी भी इस पार्ट मतलब मूलभूत अधिकार के उल्लंघन के केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। द राइट गारंटेड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इस केस में सस्पेंड नहीं कर सकते। इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। आपके ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया है द वेरी साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक आत्मा इसको कहा जाता है। अब देखते हैं बेसिकली है क्या। द सुप्रीम कोर्ट shall हैव टू पावर टू इश्यू डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रीट्स। तो ये रीट है क्या? सबसे पहले काफी सारे लोगों को रीट पता नहीं होगा। इन शॉर्ट, और आप बिल्कुल इजी तरीके से अगर इसको समझे, तो रीट मतलब होता है ऑर्डर। लेकिन जब ये ऑर्डर, हाँ मैं इस पे ही आ रहा हूँ नितिन जी, लेकिन ये जब ऑर्डर इन द ऑर्डर इश्यूड अगेंस्ट द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट इज नोन एज रीट्स। ठीक है, इसीलिए इसको रीट कहा जाता है। बेसिकली ये ऑर्डर ही है जो सुप्रीम कोर्ट इश्यू करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर तब इश्यू करती है जब फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है। तो बेसिकली कोर्ट्स के थ्रू इश्यू किया गया डायरेक्शन है, एक्ट है, या तो ऑर्डर है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीट्स कह सकते हैं। तो देयर आर 5 रीट्स डिफाइंड अंडर आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट इश्यू कर सकती है, जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रही है। तो उसको सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण।
दूसरा है मैंडेमस, मैंडेमस को हम कहते हैं परमादेश। तीसरा है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन को हम कहते हैं प्रतिषेध। चौथा है कोवरंटो, ठीक है। चौथा है कोवरंटो जिसे हम कहते हैं अधिकार पृच्छा। और पांचवा है सर्टियोररी, और सर्टियोररी का हम कहते हैं उत्प्रेषण। इसमें थोड़ा ऑर्डर इधर इधर हो गया है। फोर्थ वन जो है वो सर्टियोररी है और फिफ्थ वन जो है वो कोवरंटो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी जो एक इमेज में दिया गया है यहाँ पर, हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस मतलब परमादेश, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध, सर्टियोररी मतलब उत्प्रेषण, और कोवरंटो मतलब अधिकार पृथा। तो सबसे पहले तो आपको मेमोराइज करना है ये पांच वर्ड्स को। सबसे पहले कौन सी है, मेरे साथ बोलते जाइएगा। वीडियो ऑन होता तो मुझे पता चलता। सबसे पहली कौन सी है, हेबियस कॉर्पस। सेकंड वन इज मैंडेमस। थर्ड वन इज प्रोहिबिशन। फोर्थ वन इज सर्टियोरी। और फिफ्थ वन इज कोवरंटो। आई अगेन रिपीट माई सेल्फ। हेबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकंड वन मैंडेमस मतलब परमादेश। थर्ड वन प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध। फोर्थ वन सर्टियोरी मतलब उत्प्रेषण। और फिफ्थ वन कोवरंटो मतलब अधिकार पृच्छा। इस चीज को अभी हम समझते हैं और इजीली मेमोराइज करते हैं। ठीक है, चलिए। इस चीज को हम बाद में, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं बाद में एक बार बताता हूँ। सबसे पहले हम रीट्स क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो रीट्स है, देखिए, रीट्स कैन बी इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ for the violation of fundamental rights. But as per the article number 32, Supreme Court can issue the rights, and as per the article number 226 जो भी हमारे सिलेबस में है, दोनों फाइव टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बट आर्टिकल नंबर्स आर डिफरेंट. For Supreme Court, article number is 32. For High Court, article number is 226. चलिए, both the High Courts and Supreme Court can be approached for violation or enactment of fundamental rights through five kinds of rights. Rights का मतलब रहता है orders. और इस वायलेशन के अगेंस्ट में कौन कौन सी रीट्स और कब इश्यू की जाती है, उस चीज को हम यहाँ पर समझते हैं। ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस। इसको पहले मैं एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, फिर इसको पढ़ेंगे। हैबियस कॉर्पस का मतलब रहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट तब इश्यू करता है जब किसी आदमी ने किसी एक आदमी को विदाउट एनी रीजन उसको अगवा कर लिया है, या तो गिरफ्त में ले लिया है, या तो ऐसा कह सकते हैं डिटेन कर दिया है। ठीक है, मतलब जैसे कि मान के चलिए, ए आदमी है, ए आदमी को पुलिस वालों ने या तो किसी और बंदे ने उसको डिटेन कर लिया, और बी जो है वो उसका रिलेटिव है। बी ने डायरेक्टली अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को बोला कि ये वाले बंदे ने या तो ये पुलिस वाले ने मेरे ए आदमी को डिटेन कर लिया है विदाउट एनी रीजन, उसके पीछे कोई रीजन नहीं। जैसे ही बी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस डिक्लेयर कर दिया, हेबियस कॉर्पस रिट्स इश्यू कर दिया। हेबियस कॉर्पस जैसे ही इश्यू होता है, उसका मतलब ये रहता है कि जिस आदमी के अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस इश्यू हुआ, मतलब उस पुलिस वाले के अगेंस्ट, उसको ए पर्सन को सुप्रीम कोर्ट के सामने विद इन 24 आवर्स हाजिर करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है, उसका मतलब ये रहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस आदमी को कोर्ट के सामने लाया जाए, उसके बाद फैसला होगा। ठीक है, वो नॉर्मल डिटेंशन अलग चीज है और ये हेबियस कॉर्पस अलग चीज है। ठीक है, ये स्पेशली रिट्स इश्यू होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आफ्टर अप्रोचिंग, वो अप्रोच कौन कर सकता है, रिलेटिव भी कर सकते हैं, एनजीओ भी कर सकता है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। हेबियस कॉर्पस का बेसिक मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, कुछ भी करके शरीर को हमारे सामने हाजिर कीजिए। कौन इश्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकता है।
किसके अगेंस्ट में? किसी के भी अगेंस्ट में इश्यू कर सकता है, चाहे वो पब्लिक बॉडी हो, चाहे वो प्राइवेट बॉडी हो, चाहे वो पब्लिक मतलब प्राइवेट एंटिटी क्यों ना हो। काफी बार हेबियस कॉर्पस तो बहुत नॉर्मल चीज है, आपने ये न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल इनके अगेंस्ट में हेबियस कॉर्पस इश्यू किया, बहुत नॉर्मल चीज है। देखिए, द लैटिन मीनिंग ऑफ द वर्ड habeas corpus is to have the body of. The writ is issued to enforce the fundamental of individual liberty. Yes, इस चीज को आपको लिखना है, मतलब लिखना है। ध्यान में रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि ये रिट्स किसके लिए इश्यू किया जाता है? तो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। किसी ने आपकी स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है, स्वतंत्रता के अधिकार का। एज पर द आर्टिकल नंबर 21 वी हैव लिबर्टी, वी हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो उसके अगेंस्ट में अगर अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है तो इस चीज को, इस रीट्स को इश्यू किया जाता है, इस चीज को इश्यू किया जाता है, इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। ठीक है, क्या होता है इस चीज में समझते हैं। थ्रू हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, एज पर द आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट, एज पर द आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट orders one person who has arrested another person। देखिए, जिसने दूसरे आदमी को अरेस्ट किया है उसको ऑर्डर करती है कोर्ट। क्या ऑर्डर करते हैं? तो टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर द कोर्ट, उसकी बॉडी को हमारे सामने हाजिर किया जाए, और वो भी 24 घंटों के अंदर। वेन द डिटेन पर्सन इज प्रोड्यूस्ड, जिसको गिरफ्तार किया गया था उसको कोर्ट के सामने लाया गया। The later examines the causes and legality of his detention। उसके रीजन चेक करेंगे, कोर्ट चेक करेगी क्या उसके रीजन सही है, क्या उसका डिटेंशन है उसके पीछे लीगल रीजन है या तो लीगलिटी है उसकी। If the court concludes that the detention was unlawful or illegal, then the detained person is set free immediately। अगर कोर्ट को लगता है कि वो अनलॉफुल है, या तो डिटेंशन प्रॉपर नहीं है, या तो एज पर द रूल नहीं है, तो तुरंत ही उसके रिलीज का ऑर्डर दे देगी। तो ये जो है आपकी पर्सनल लिबर्टी, आपका जो राइट्स जो है उसका वायोलेशन होता है, तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये रिट्स इश्यू की जाती है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, आर विथ मी? ओके, थैंक यू। समझ में आ रहा है इस चीज को? habeas corpus to have the body of these reads to enforce the fundamental rights of individual liberty। हमारी कौन सी फंडामेंटल राइट्स? तो इंडिविजुअल लिबर्टी को, हाँ उस चीज को, अनलॉफुल डिटेंशन को। यस, आर्टिकल नंबर 21, यस डेफिनेटली। तो उसके अगेंस्ट में उसका अगर वायोलेशन होता है तो उसके लिए कौन सी रिट्स इश्यू की जाती है? तो हैबियस कॉर्पस, एज पर द आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू, एंड एज पर द आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट कैन इश्यू दिस रिट्स। ओके, देखिए कौन इश्यू और किसके अगेंस्ट में इश्यू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इश्यू दिस रिट्स अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज, किसी के भी अगेंस्ट कर सकता है। दिस पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाय जनरल पब्लिक, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ऑन बिहाफ ऑफ इलीगलिटी डिटेन्ड पर्सन। जो भी पर्सन डिटेन हुआ है उसके बिहाफ में उसके रिलेटिव भी जा सकते हैं, एनजीओ वाले भी जा सकते हैं, उसके फ्रेंड्स भी जा सकते हैं, और जनरल पब्लिक भी जा सकते हैं। और हैबियस कॉर्पस जो है कैन नॉट बी इश्यूड इन फॉलोइंग केस, कौन से केस में नहीं कर सकते? एक तो डिटेंशन लॉफुल है, मतलब ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको डिटेन किया जाए, उस केस में नहीं कर सकते। व्हेन द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और उसके अगेंस्ट में डिटेंशन है तो भी नहीं कर सकते। इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल और बाय एनी गवर्नमेंट बॉडी। फॉर इंडिविजुअल, गवर्नमेंट बॉडी को हम कैसे कैसे डिटेन कर सकते हैं? सतीश जी मुझे जरा बताइएगा।
गवर्नमेंट बॉडी को हम कैसे डिटेन कर सकते हैं? किसी बंदे को ही उसने डिटेन किया होगा ना, किसी बंदे को ही उन्होंने हिरासत में लिया होगा। चाहे वो पब्लिक पर्सन हो चाहे वो प्राइवेट हो, उससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी नहीं होती, वो पर्सन होता है। पर्सन को डिटेन किया जाता है, बॉडी को कभी डिटेन किया नहीं जाता है। लेकिन पर्टिकुलर पर्सन को प्राइवेट अथॉरिटी भी डिटेन कर सकती है और पब्लिक अथॉरिटी। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, हमने पुलिस वाले का एग्जांपल लिए। कभी कभी फाइनेंस वाले बंदे होते हैं, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मैं यही तो बता रहा हूँ कि फाइनेंस वाला कोई बंदा है जो लोन देता है, किसी बंदे ने लोन नहीं भरा, उसको डिटेन कर दिया अनलॉफुली, उसको डिटेन कर दिया अनलॉफुली, तो उसके अगेंस्ट में हैबियस कॉर्पस होगा। किसी को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया, तो इस केस में हैबियस कॉर्पस होगा। ठीक है, चलिए। डिटेंशन इज बाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। मतलब भारत देश के बाहर डिटेंशन होता है तो वहां पर हम हैबियस कॉर्पस नहीं कर सकते। कोई यूएसए में गया और वहां पर ही, उसको डिटेन कर दिया, तो यहाँ पर उसका डिटेन नहीं कर सकते। सरिता जी, कौन सा एग्जाम्पल? हेबियस कॉर्पस वाला। देखिए, सिंपल सी चीज है। किसी फाइनेंस वाले, जैसे मुथूट फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस ने किसी को लोन दिया और उस बंदे ने लोन वापस नहीं किया, तो रिकवरी करने के लिए मुथूट फाइनेंस ने उस बंदे को किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया। अभी उसके घर वाले को पता चला कि मुथूट फाइनेंस ने उसको अगवा कर लिया है। सॉरी, यहाँ पर जस्ट फॉर एग्जाम्पलेशन मैं पर्टिकुलर फाइनेंस में, हाँ, कोई कोर्ट में चला जाएगा मुथूट वाला कि सर तो मुथूट का नहीं, मैं जस्ट दिस इज एन एग्जांपल, नो, नो मुथूट मुथूट, ओनली ए फाइनेंस। हाँ, यहाँ लीगालिटी बहुत हो जाती है भारत देश में। तो ए फाइनेंस वाले ने किसी बंदे को अगवा कर लिया, तो जिसको अगवा किया उसके घर वाले या तो उसका कोई फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट चला गया, है ना? तो यस, हाँ, डेफिनेटली, जय भीम, जय भीम, यस यस, डेफिनेटली अतुल जी। तो उसके घर वाले सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाईएस्ट कॉर्पस इश्यू कर दिया, किसके अगेंस्ट में? ए फाइनेंस कंपनी के अगेंस्ट में। तो ए फाइनेंस कंपनी को 24 आवर्स में उस आदमी को लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने आना ही पड़ेगा। तो इसे कहते हैं हम हैबियस कॉर्पस। मुझे जनरली मूवीज याद नहीं रहती है, लेकिन ये लास्ट टाइम आईपी के क्लास में किसी ने मुझे कहा था, जब हेबियस कॉर्पस में डिस्कस कर रहा था तभी किसी ने मुझे कहा था, सर जय भीम मूवी में ऐसा हुआ था, तभी मुझे याद आया कि हाँ, बाकी मैंने देखी नहीं है ये मूवी। चलिए, दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब रहता है वी कमांड। देखिए, हेबियस कॉर्पस का मतलब था, हेबियस कॉर्पस का मतलब था टू हैव द बॉडी ऑफ। यहाँ पर मैंडेमस का मतलब रहता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं आपको। वी कमांड, परमादेश। कौन देता है? तो कोर्ट दे सकता है किसी पब्लिक ऑफिशियल को। कब? जब वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा है और रिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने बोला था अभी कि सभी को प्रॉपर टाइम पे एग्जीक्यूशन मिलना चाहिए, मतलब जो स्कीम है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और उसके अगेंस्ट में कोई बंदा चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि मेरा ये जो स्कीम मुझे गवर्नमेंट दे रही है उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, लेकिन ये बंदा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से मुझे नहीं मिल रहा है, तो हाँ, उसके अगेंस्ट में मैंडेमस इश्यू होगा। court issued mandamus when a public official failed to perform his duty and refused to do his duty to resume his work. The court can order and court can issue mandamus against the public official to resume his work. Besides public official, mandamus can be issued against public body, corporation, an inferior court, a tribunal, or government for the same purpose. ठीक है, इस चीज में ये हो सकता है। अनलाइक habeas corpus, mandamus cannot be issued against a private individual। देखिए, एक सिंपल सी चीज, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी में insurance claim against a insurance company that his claim cannot be passed out by the
इंश्योरेंस कंपनी, इफ इंश्योरेंस कंपनी इज पब्लिक एंटिटी, या तो पब्लिक लिमिटेड, then Supreme Court can issue mandamus rates. But but अगर वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इश्यू मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब ये है कि कोई ऐसा आदमी है, सरकारी आदमी है, सरकारी संस्था है कि जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और इसकी वजह से किसी का इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहा है। फंडामेंटल राइट्स में हमने एक चीज देखा था कि उसका जो अधिकार है सरकार की तरफ से उसको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए, और किसी आदमी और संस्था की वजह से अगर उसको नहीं मिल रहा है तो उसके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ है। तो वायोलेशन हुआ है तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू मैंडेमस। सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू मैंडेमस, और मैंडेमस के तहत सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि आप अपना काम ठीक से करें और इस चीज को खत्म करके दीजिए। तो मैंडेमस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन और एन inferior court, tribunal or government, anyone. Habeas corpus to anyone, but mandamus to government official. Yes, definitely. Private individual or private company or no. ये सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में इश्यू होता है? तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल्स, यानी कि गवर्नमेंट एंटिटी। लेकिन किसके लिए इश्यू किया जा सकता है? किसके वायोलेशन? तो वायोलेशन तो सिटीजन का ही होता है, फंडामेंटल राइट जिसको दिया गया है उसको। ठीक है धर्मेंद्र जी, प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी, इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में मैंडेमस इश्यू नहीं किया जा सकता। तो दो रीट्स हमने स्टडी किए, हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है परमादेश, उसका मतलब है मैंडेमस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफर टू हैव द बॉडी ऑफ एंड वी कमांड। थर्ड वन इज, ध्यान रखिएगा, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। ठीक है, द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन इज टू फॉरबिड अ कोर्ट दैट इज हायर इन पोजीशन। अच्छा, टू फॉरबिड प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। मैं हायर ऑथोरिटी हो और मेरी सब ऑर्डिनेट ऑथोरिटी उसका जो पावर है उसके बियॉन्ड जा रहा है। जैसे एसएसपी है, उसके नीचे आईपी है और आईपी उसके पावर के बियॉन्ड जाके रूल 14 इश्यू कर देता है, तो नहीं हो सकता इस चीज। तो एसएसपी कहेगा भाई रुक जा, हायर अथॉरिटी कहेगा रुक जा भाई, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरे पावर की बात नहीं है। तो सेम चीज हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकती है। ठीक है, चलिए। हाँ, अपॉइंटेड अथॉरिटी, ठीक है। हाँ, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी हम रीट्स में है तो रीट्स में ही जाएंगे। अ कोर्ट दैट इज हायर इन पोजीशन इश्यू अ प्रोहिबिशन रेट्स अगेंस्ट अ कोर्ट दैट इज लोअर इन पोजीशन टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम exceeding its jurisdiction or aspiring a jurisdiction that it doesn't possess. Prohibition is only for court or any government body. देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, सुशांत जी, ये सभी चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई। रीट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इश्यूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल। ठीक है, लेटर मतलब विक्टिम, साक्षी जिसके अगेंस्ट में ये प्रोहिबिशन, जिसके अगेंस्ट में ये इश्यू होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर इश्यू होता है? तो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट, बाकी किसी के अगेंस्ट में ये इश्यू नहीं होता है। ठीक है, सरिता जी समझ में आया? जिसके अगेंस्ट में, हाँ, जिसके अगेंस्ट में इश्यू, अगर हम लीगल कौन सा, रिस्पोंडेंट, हाँ रिस्पोंडेंट कह सकते हैं, रिस्पोंडेंट, डेफिनेटली रिस्पोंडेंट कह सकते हैं इसको हम।
दूसरे वर्ड्स में इसका अगर हम सिनोनिम देखना चाहे तो इसको रिस्पोंडेंट कह सकते हैं। अच्छा, नीरज जी कह रहे हैं, हाँ डेफिनेटली नीरज जी। नीरज जी, प्रोहिबिशन कब होता है? जब हायर कोर्ट को लगता है कि उसकी निचली वाली जो कोर्ट है, उसकी निचली वाली कोर्ट उसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर काम कर रही है, उसके कार्य क्षेत्र से बाहर जा रही है। तो उसके अगेंस्ट में हायर कोर्ट कैन इश्यू प्रोहिबिट दैट प्लीज 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 डोंट क्रॉस योर जुडिक्शन। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। जुडिशियल मीन्स न्यायिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स और क्या है? यस डेफिनेटली। देखिए एक सिंपल सी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब रहता है हमारा कोर्ट कैट, और जुडिशियल का मतलब रहता है हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब जुडिशियल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमारा कैट, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये जो ट्रिब्यूनल्स रहते हैं ये सब क्वासी जुडिशियल होते हैं। जुडिशियल का मतलब रहता है हमारी जो एग्जिस्टिंग बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सभी जुडिशियल होता है। ठीक है, चलिए। तो इस सभी चीज में हो सकता है। धर्मेंद्र जी समझ में आया आपको? जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल मतलब आपने ट्रांसलेशन ठीक किया है? यस डेफिनेटली डेफिनेटली पंकज जी। ओके चलिए। It cannot be issued against administrative authorities, legislative bodies, and private and individual bodies. Same to same certiorari भी है। The literal meaning of the certiorari is to be informed। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस चीज में प्रोहिबिट किया जाता है और इस चीज में इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आप अपनी जो सत्ता है उसके बाहर जा रहे हैं। देखिए पढ़िएगा इस चीज को। दिस रीड्स इज इश्यूड बाय अ कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डरिंग देम either to transfer a case pending with them to self or cause their order in the case। देखिए इस चीज को समझते हैं क्या होता है, सिंपल और सिंपल तरीके से समझते हैं। एक सेशन कोर्ट है, समझिए। सेशन कोर्ट में एक केस चल रहा है, उस केस का जो ज्यूरिडिक्शन है वो सेशन कोर्ट का नहीं है। हाई कोर्ट को पता चलता है कि सेशन कोर्ट में ये चीज हो रही है, हाई कोर्ट तुरंत ही सर्टियरी इश्यू करेगा और सेशन कोर्ट को रिट इश्यू करेगा और बोलेगा ये जो केस है आपके ज्यूरिडिक्शन का नहीं है, एक्चुअली केस चल रहा है, या तो अभी भी सेशन कोर्ट के पास है। उस चीज में हाई कोर्ट ने इश्यू कर दिया सर्टियोरी कि आप वो जो पेंडिंग केस है या तो हमें ट्रांसफर कर दीजिए, या तो अपना जो इंट्रीम ऑर्डर आपने दिया हुआ है उसको पॉज यानी कि खारिज कर दीजिए। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोहिबिशन कैन बी इश्यूड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द केस or certiorari can be issued during the procedure of the case यानी कि for pending cases only, and so prohibition can be issued for completed cases only। This writ is issued when higher court feels that lower court or tribunal have passed the judgment or order which is beyond their power and when there is an error in the judgment। समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स? इट इज इश्यूड ऑन द ग्राउंड्स एंड एक्सेस ऑफ jurisdiction और lack of jurisdiction और error of law। It only prevents but also cures the mistake in the judiciary। तो ये जो है सर्टियोरी जो है वो प्रिवेंटिव भी है और क्योरेटिव भी है। कल्पना जी सुनिएगा, हायर कोर्ट जो है उसके लोअर कोर्ट में जो केस चल रहा है उस केस में कैन नॉट इश्यू प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरी टू हाई कोर्ट। कैन नॉट, हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को ही इश्यू कर सकते हैं, लोअर कोर्ट हायर कोर्ट को नहीं कर सकते हैं। लोअर कोर्ट कैन नॉट इश्यू दिस रिट्स टू द हायर कोर्ट। सर्टियोरी एंड प्रोहिबिशन रिट्स कैन बी इश्यूड बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट। चलिए कल्पना जी सुनिएगा, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट में प्रतिषेध, सर्टियोरी का मतलब होता है उत्प्रेषण। नितिन जी उत्प्रेषण। चलिए अभी कल्पना जी आप सुनिएगा कि जब लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है
और हाई कोर्ट को या तो हायर कोर्ट को लगता है कि वो जो लोअर कोर्ट है वो डिसीजन एज पर द रूल 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 या तो लॉ नहीं ले रहा है, या तो उसके जजमेंट में कुछ मिस्टेक है, या तो उसने कुछ ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है कि जो नहीं करना चाहिए था, तो तुरंत ही हायर कोर्ट जो है वो सर्टियरी इश्यू करेंगे और उनको बोलेंगे कि ये केस या तो हमें ट्रांसफर कर दो या तो आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दो। तो ये जो मिस्टेक जुडिशरी में होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए सर्टियरी होता है। तो सर्टियरी हैज ड्यूल नेचर, प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव आल्सो, वेयर prohibition have only one nature, that is preventive. Am I understandable? समझ में आ रहा है इस चीज को? ओवर तो नहीं हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स? आज मैंने काफी सारे आर्टिकल एक साथ कर लिए। ओवर तो नहीं हो रहा है? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? नहीं सरिता जी, प्रोहिबिशन कंप्लेशन के बाद हुआ है और सर्टियोरी दोनों समय हो सकता है, कंप्लेशन के बाद और ड्यूरिंग द केस ओनली। राघवेंद्रन जी, आई जस्ट एक्सप्लेन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। आई एम नॉट यूजिंग वेरी हार्ड लैंग्वेज। यस, प्रोहिबिशन फॉर क्लोज केसेस, प्लीज एक्सप्लेन अगेन डिफरेंस बिट अगेन सर, प्लीज एक्सप्लेन लास्ट पार्ट। ओके, देखिए, प्रोहिबिशन जो होता है जब केस खत्म हो जाता है, केस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट को पता चला कि ये जो लोअर कोर्ट ने ये गलती कर दी है, तो वो प्रोहिबिट करेंगे कि आगे से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आगे से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और सर्टियरी में जो होता है, ड्यूरिंग द केस, केस का प्रोसीडिंग चल रहा है और पता चल जाता है तो ट्रांसफर करवा देते हैं, या तो कोई ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर इश्यू करवा देता है, या तो कोई इंटरिम ऑर्डर को खारिज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो प्रोहिबिशन जो है वो प्रिवेंटिव नेचर का है, और सर्टियरी जो है वो प्रिवेंटिव तो है ही है, लेकिन क्योरेटिव भी है, कि उसको उस वक्त ही क्योर कर देते हैं, उस वक्त ही उसको करेक्ट कर देते हैं, इसीलिए उसको क्योरेटिव नेचर बोलते हैं, पीछे मैंने लिखा ही हुआ है, ये देखिए। thus unlike prohibition is only preventive, certiorari is preventive as well as curative. as, uh, as per the judgment of the lower court, or someone approached the higher court regarding the process of the lower court. So on these basis, higher court can issue such writs. Yes, definitely, definitely, Pankaj ji. चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, को वारंटो। को वारंटो का मतलब रहता है अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा मतलब कौन से अथॉरिटी के साथ, बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, कौन से अधिकार के तहत आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, आप उस पब्लिक ऑफिस को आप लीड कर रहे हैं। तो कभी भी किसी की अगर अथॉरिटी चेक करनी है, उसका लीगलिटी चेक करना है, तो उसके लिए कोई अप्रोच करता है कि नहीं, यहाँ पर ये जो बंदा बैठा है वो ठीक नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में कोवरंटो इश्यू हो जाए, अधिकार पूछा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इश्यू दिस रिट्स टू प्रिवेंट इलीगल करप्शन और public office by a person. Through this writ, the court inquires into the legality of a claim of a person to public office. तो बंदा बैठा है, एसपी बैठा है, लेकिन उसकी लीगलिटी चेक चेक करनी है कि वो प्रॉपरली पास होके आया है कि नहीं आया है, उसकी लीगलिटी है कि नहीं है, वो प्रॉपरली चला रहा है कि नहीं चला रहा है, तो उस चीज को चेक करने के लिए को वारंटो इश्यू होता है। ठीक है, तो द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू लीगलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस।
quo warranto can be issued only when the substantive public office of a permanent character created by a statute or by the constitution is involved. मतलब वो सरकारी संस्था होनी चाहिए। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक जो कार्यालय होते हैं उसके मामले में ही इनको इश्यू किया जाता है। प्राइवेट और मिनिस्टर ऑफिस में इसको नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी 5 रीड्स एज पर द आर्टिकल नंबर 32 एंड एज पर द आर्टिकल नंबर। अभिषेक जी, इलीगल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए बोगस सर्टिफिकेट के साथ, बोगस एग्जाम मार्कशीट के साथ किसी बंदे ने किसी एग्जाम किसी पोस्ट पे, यानी कि मान लीजिए अभी हमारा जीडीएस है, बीपीएम है, और जीडीएस बीपीएम में उसने बोगस सर्टिफिकेट दे दिया और वो वहां पर बैठा हुआ है, तो वो हो गयागा इलीगल करप्शन। ठीक है। सागर जी, आर्टिकल नंबर 22-26 रीट्स के बारे में ही है। फॉर दिस आस्क्ड इन लास्ट ईयर पेपर, यस डेफिनेटली। मैंने लास्ट ईयर के पेपर में जो पूछा गया था ना, ये वाला रहा, ये देखिए ये रहा। और ये लास्ट टाइम मैंने पूरा पढ़ाया था और ऐसे ही पढ़ाया था, और सेम टू सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन एग्जाम में था। इस चीज को मैंने पढ़ाया था और ऐसे ही दिया था। और ये लास्ट ईयर की पीपीटी है, मैंने इस बार नहीं बनाई है, ये लास्ट ईयर की पीपीटी है। तो इस सभी चीज को आराम से पढ़िएगा। ठीक है। सर एक्सप्लेन द नॉट पोर्शन। हाँ, ये आता उस पर में। दिस रीड्स गिव्स द राइट टू सीक रिड्रेसल ऑफ एनी इंडिविजुअल अदर देन एग्रीव्ड पर्सन। उसका मतलब होता है कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे मेरा कोई दुश्मन है, तो उसके लिए मैं, मतलब उसके लिए मैं बोल दूं कि चलो नहीं, ये इसको, इसके अगेंस्ट में कोरंटो कर दो, ऐसा नहीं होता है। वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए होता है, एग्रीड पर्सन के लिए नहीं होता है। जिसके अगेंस्ट में मुझे गुस्सा है, जिसके अगेंस्ट में मेरी दुश्मनी है, उसके लिए मैं पर्सनल, मतलब इंडिविजुअल दुश्मनी के लिए मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूँ, इस चीज को ये कहना चाहता है। इट कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट प्राइवेट और मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है। ये पब्लिक ऑफिस के लिए ही यूज हो सकता है और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही हो सकता है। तो ये हो गए आपके 5, क्या हो गए, पांचों के पांचों रेट्स। अभी इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, लेकिन आज फिर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पहले तो सबसे पहले रीड्स समझना होगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, अब होमवर्क कीजिए, रीड्स को समझिए। ईच एंड यू शुड प्लीज रीड ईच एंड एवरी रीड्स एंड आर्टिकल्स विद इन 24 आवर्स। मतलब बिफोर टुमारोज लेक्चर यू शुड रीड ईच एंड एवरी आर्टिकल एंड ईच एंड एवरी रीड्स, so that you will definitely you will definitely get the ideas and definitely memorize each and every reads, and after that we will go forward, और वो हमारा कंस्टिट्यूशन का लास्ट लेक्चर रहेगा। और वहां पर मैं आपसे कुछ डिस्कस भी करूंगा और ऑन द स्पॉट आपके एग्जाम भी लूंगा। मैं अभी भी कह रहता हूँ कि मैं वहां पर आपके पास ऑन द स्पॉट एग्जाम भी लूंगा। यहाँ तक जितना भी चला है उसकी मैं एग्जाम्स लूंगा। अभी आप अपना वीडियो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर करनी बंद कर देता हूँ। आप अब सबका वीडियो ऑन कर लीजिए। I request each and everyone to switch on your video, please. I want to see that each and everyone in the waking condition. कुछ लोग सो गए होंगे, 10:30 हो गए, सुबह से जग रहे होंगे, सुबह से दौड़ रहे होंगे, तो कुछ लोग जग रहे होंगे। यहाँ पर नितिन जी पहली बार आए हैं, है ना नितिन जी, आपका फर्स्ट लेक्चर है। 1 मिनट रुकिए, अब कीजिए।
नितिन जी, अब अपना अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. आपका फर्स्ट लेक्चर है ये? Yes, sir. हाउ वाज योर फर्स्ट लेक्चर? Fine, sir. गुड, चलिए। तो जितना भी हुआ है अभी तक, उन सभी का रिवीजन आपको अब तक करना है। आपके पास, आज हुआ मंडे, आपके पास स्टिल 4 डेज है। आपके पास अभी भी 4 दिन है। इस 4 दिन में आपको पहले से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक आपको कंप्लीट कर देना है। इसमें से मैं कोई एक या दो क्वेश्चंस आपको बना के दूंगा, और इमीडिएटली ड्यूरिंग द क्लास आपको उस चीज को कंप्लीट करके मुझे देना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल आस्क अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर, एंड यू शुड सबमिट योर आंसर ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर। आई विल रेडी with Google form also, and also with the WhatsApp. So you should write your answer during the live lecture. तो ये मैं आपकी सरप्राइज टेस्ट लेता हूँ, लेकिन इस बार मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। आई जस्ट इन्फॉर्म वेल इन एडवांस अबाउट द नेक्स्ट सरप्राइज टेस्ट, but from the next topic I will not inform and immediately give the test to each and everyone. So you should prepare yourself for every day or every lecture, चाहे वो सीसीएस कंडक्ट का हो, चाहे वो लीव रूल का हो, चाहे वो पाम का हो, चाहे वो जीएफआर का हो, कोई भी लेक्चर हो। जैसे जैसे टॉपिक आपके बढ़ते जाएंगे, आपका बर्डन बढ़ता जाएगा। सो प्रिपेयर योर सेल्फ एवरी डे विथ ईच एंड एवरी टॉपिक, एंड रिवाइज एवरी टॉपिक एट एवरी वीकेंड। हर वीकेंड में आपको क्या करना है, हर एक चीज को आपको रिवाइज कर देना है। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं, जो लोगों ने फ्राइडे ज्वाइन नहीं किया था, एक बार मैं फिर से शेयर कर दूंगा गूगल फॉर्म की लिंक। आपको आपका शेड्यूल शेड्यूल कैसे शेयर करना है और कौन शेयर करना है, वो चीज में मैंने बता दिया। ओनली 47 पीपल ने मेरे साथ शेयर किया, स्टिल 53 पीपल आर नॉट, स्टिल नॉट सबमिट देयर डेली शेड्यूल। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू शेयर योर शेड्यूल. So after that, I can share a proper schedule and how to manage your life, how to manage your study, how to manage your working time, how to manage your social time. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि आपको आपको वर्किंग के साथ सेक्रीफाइस करना है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेक्रीफाइस करना है, लेकिन आप सभी को एक साथ मैनेज करके चलना है। ये आगे के जो भी 4-5 महीने 6 महीने है, उसमें आप सबको इस सभी के साथ थोड़ा बहुत मैनेज करके चलना है। ठीक है? अगर मैनेज नहीं किया ना, तो कहीं भी एक तरीके से फोर्स आएगा, और वो फोर्स आप सहन नहीं कर पाएंगे। है ना? जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हम प्रेस करते हैं तो पहले तो मजा आता है प्रेस करने में, प्रेस करने, लेकिन जब वो फोर्स ज्यादा हो जाता है ना, तो वो उतने ही दुगने फोर्स के साथ वापिस आता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज मैनेज योर सेल्फ इन अ वेरी जेंटल वे। है ना? नेचुरली आप मैनेज कीजिए। ठीक है? अगर इमेचुरली आप कुछ करना चाहेंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं 1-2 महीने बाद कोई अलग रिजल्ट देगा। ठीक है? तो यहाँ पर अभी हमारा टाइम हो गया स्टोरी का। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, you can leave the class, because I am going through only and only Hindi. किसी ने मुझे कहा था, जस्ट अ मिनट, इनको बताइए ना कि वो स्टिल इन क्लास, स्टिल इन क्लास। सो आई रिक्वेस्ट हु कैन नॉट अंडरस्टैंड Hindi, you can leave the class. For English, you just pick up the call. For English, I will make a one day and definitely go throughout the English story. चलिए, तो यहाँ पर सुनिएगा जरूर। इस स्टोरी को हम आगे बढ़ाने से पहले, लास्ट टाइम हमने कुछ स्टोरी बोला था हमने। लास्ट टाइम हमने कौन सी स्टोरी पढ़ी थी? कुछ कहा था मैंने? लास्ट टाइम कौन सी स्टोरी कही थी मैंने?
अच्छा, बच्चे वाली स्टोरी बताई थी। अच्छा, रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्टोरी, गड्ढा खोदने वाले कंटिन्यू एफर्ट्स, यस डेफिनेटली स्पाउस वेंट टू वर्क। ओके, चलिए। कोई नई चीज अब जब हम स्टार्ट करते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि उस चीज को मतलब इजीली आप अचीव कर पाएंगे? आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज तो हो जाएगी, चलो ना आराम से, ऐसा होता है? जैसे कि अभी आपने डब्ल्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आपको लगता है ये तो हो जाएगा, ये तो बहुत आराम से हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? हाँ, मैं कर सकता हूँ वो अलग चीज है, मैं कर पाऊंगी वो अलग चीज है, लेकिन हो जाएगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ रहता है ना? तो उसी के साथ की आज की ये स्टोरी है आपकी, सुनिएगा जरूर। एक गांव का एक कुत्ता था। तो कुत्ते को 2 टाइम की रोटी मिल जाती थी, आसपास बच्चे थे, बच्चों के साथ खेलना मिल जाता था, लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी। कंफर्ट जोन में बेचारा कुत्ता था। पता नहीं कहाँ से क्या हुआ कि कहते हैं ना, जब समय खराब चलता है तब कुछ ना कुछ हम ऐसी हरकत कर देते हैं कि हम रूटीन लाइफ से बाहर आ जाते हैं। तो उसने किसी छोटे बच्चे को काट लिया। छोटे बच्चे को जैसे ही काटा, गांव वालों ने उठा के उसको डाल दिया बाजू वाले जंगल में, है ना? तो जैसे ही जंगल में डाल दिया, अभी उसके लिए तो जंगल नया नया हो गया। उसको पता था वहां पर वाइल्ड एनिमल्स होंगे, कहीं ना कहीं उसे खा जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी होगी, अनहोनी होगी कि लाइफ का मतलब एक थ्रेट होना चालू हो गया। जहां पर गांव में 2 टाइम का खाना मिल जाता था, बच्चों के साथ खेलना मिल जाता था, यहाँ पर क्या हो गया, खाना तो दूर की चीज है, यहाँ पर जान बचनी चाहिए। जैसे तैसे करके वो उसने उस दिन की रात तो निकाल दी। खाना तो मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। दूसरे दिन अभी खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन प्यास इतनी लग रही थी, पानी तो मिलना चाहिए। फिर इधर उधर कोने से बाहर निकल के इधर उधर उसने देखा, तो नजदीक में एक उसको तालाब नजर आ गया। तालाब देखते वो बहुत ही खुश हो गया। जैसे हम अपॉर्चुनिटी मिलते ही हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ अभी नोटिफिकेशन आ गया, अब तक हम वेट कर रहे थे, अभी नोटिफिकेशन आ गया, अब दौड़ेंगे। कुत्ता भी ऐसा हुआ कि तालाब को देखते ही दौड़ा, लेकिन जैसे ही तालाब के पास गया, उसकी दुगनी गति से वो वहां से भाग गया। तालाब के नजदीक जाके ही उसको पानी पीना था, प्यास लगी थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसकी दुगनी गति से वो वापस भाग गया। वहां पर जाके कोने में बैठ गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन अभी प्यास बढ़ रही थी, क्या करे? वापिस गया तालाब के पास, वापिस धीरे 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 गया, लेकिन जैसे ही तालाब के पास जाता है, फिर उतनी दूध दुगनी गति से वो वापिस आ जाता है। जैसे तैसे करके रात हो गई, अभी तो जा नहीं सकते, क्या करे? सो गया। दूसरे दिन सुबह हुई, अब ऐसी कंडीशन हो गई, अगर पानी नहीं पिया तो जी नहीं सकते। तो वो जैसे तैसे करके तालाब के पास जाता है, लेकिन फिर से वापिस आ जाता है। लेकिन अभी ऐसी कंडीशन है कि जी नहीं सकते। तो कोई मुझे यहाँ पर कोई बताएगा कि वो क्यों नहीं जा रहा है? जहाँ पानी उसके पास है, तालाब उसके पास है, उसकी नीड है, उसको प्यास लगी है, फिर भी वो नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? और चलिए ये भी चीज क्लियर कर लेता हूं मैं कि तालाब में ना तो मगर है, ना तो क्रोकोडाइल है, ना तो कोई वाइल्ड एनिमल है। तालाब एकदम शुद्ध पानी से भरा हुआ है। तालाब एकदम शुद्ध पानी से भरा हुआ है। आसपास में भी कोई वाइल्ड एनिमल नहीं है, ना कोई क्रोकोडाइल है। और चलिए यहाँ पर अंगिका जी ऐसा बता रहे हैं कि पहले उसने तालाब में, यस, सरिता जी इज राइट नाउ, यस कल्पना जी इज राइट नाउ। जैसे ही वो तालाब के पास जाता है, खुद की शैडो, खुद की परछाई देखता है। और जैसे ही परछाई देखता है, हमारे जैसे तो रहता नहीं है कि सुबह उठ के ही पहले ही मिरर देखते हैं, हाँ हम कैसे लग रहे हैं यार, बस बढ़िया मस्त बाल बाल बनाए। अभी भी जैसे ही मैं वो बोलता हूँ कि वीडियो ऑन कीजिए, तुरंत ही सबसे पहले लोग बाल बनाएंगे। नहीं नहीं ठीक है, हाँ, बढ़िया बढ़िया एकदम परफेक्ट तरीके से। हाँ, जैसे कि यहाँ पर कोई इंटरव्यू के लिए आए।
तुरंत ही जैसा ही मैंने वीडियो बोला, ये बाय डिफॉल्ट होता है क्योंकि हमें पता है हम कैसे लगते हैं। कुत्ते को तो पता ही नहीं था कि वो कैसा लगता है, और पहले ही उसने तालाब में उसकी परछाई देखी, उसको लगा कि कोई एनिमल मुझे खाने के लिए आ रहा है। उसने ट्राई भी किया, लेकिन जैसे वो नजदीक जाता है, वो सामने वाली परछाई भी नजदीक आती है। एक बार उसने भौंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने भौंकने की कोशिश की, सामने वाले ने भौंकने की कोशिश की। तो ये रीजन था उसका फियर फैक्टर। लेकिन जब जब क्वेश्चन आया कि अब जी नहीं सकते, अब इसके बिना रह नहीं सकते, तब उसने उस कुत्ते ने क्या किया, जाके ही तुरंत छलांग लगा दी और तालाब में छलांग लगा दी। तालाब में छलांग लगाई, उसको पता चला कि अंदर कोई नहीं है, उसने पानी पी के फिर वो बाहर आ गया और आराम से जिंदगी जीने लगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द इफेक्ट ऑफ फियर फैक्टर। कोई नई चीज करने के लिए हमें फियर होता है, कुछ नया स्टार्टअप करने के लिए हमें फियर होता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या ये मेरे बस की बात है, नहीं है। बेसिकली हम हमारे वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। व्हाई वी आर चूजिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, व्हाई वी आर चूजिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? We all are intelligent, we are all are capable, and corporate can hire with uh, three times money, with three times salary, but we are using and we are choosing government department because of not security, it's your comfort zone. You are saying security, but it's your comfort zone. In your comfort zone you cannot वर्क विथ योर होल स्किल। आप अपनी पूरी स्किल के साथ आप काम नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप लोग 8-10 साल से कंफर्ट जोन में बैठे हैं, 10 से 6 की जेब की है, जॉब की है आपने। आराम से 8 बजे उठने का, रेडी होने का, 9:30 जाने का, 6 बजे वापिस आने का, 6:30 बजे आराम से बैठने का, 7:30-8 बजे आराम से फैमिली के साथ खाना खाने का, 9 बजे टहलने जाने का, 10 बजे आके सो जाने का, फिर दूसरी सुबह फिर से अपना रूटीन स्टार्ट कर लिया। ये कंफर्ट जोन से बाहर आइए। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट टू आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपके कंफर्ट जोन से बाहर आइए सबसे पहले। जब तक अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा ना, तब तक प्रोग्रेस नहीं होगा। प्रोग्रेस करने के लिए अनकंफर्ट जोन में बाहर, और ये जो फियर फैक्टर है ना, उस फियर फैक्टर को निकालो। अगर आप नहीं कर सकते ना, तो कोई कर नहीं सकता। अगर आप डब्ल्यू पास नहीं कर सकते, तो कोई कर नहीं सकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू अवेकन योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। इस डर को निकालिए कि मुझे नहीं आएगा, इस चीज को नहीं आएगा। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है, कैन यू अचीव योर गोल? यस और नो? कैन यू अचीव योर गोल? क्या आप ये कर सकते हैं? क्या इसके लिए आप रेडी हैं? क्या इसके लिए आप रेडी हैं? तो सबसे पहले इस वीक में, यहाँ पर काफी सारे लोग जा चुके हैं, ग्रुप में एक बार डाल दीजिएगा कि मैंने क्या कहा था आज। आज से, यानी कि काफी सारे लोगों ने शेड्यूल में लिखा है कि 6 बजे उठ रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाह रहा हूँ कि क्लास के बाद सो जाइए, जैसे ही 10:30 होते हैं सो जाइए, 11 बजे सो जाइए और 5 बजे उठ जाइए। एवरी डे यू हैव टू वेक अप एट 5 AM। आज से आपकी रूटीन चेंज कर लीजिए। क्लास के बाद आप क्लास के बाद आप पढ़ नहीं सकते। सो जाइए, थक चुके हैं, माइंड थक चुका है, इसलिए नया कुछ पढ़ नहीं सकते। तो क्लास के बाद ये हैबिट रखिए, सो जाइए, सुबह 5 बजे उठिए। 5 बजे उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, एक मॉर्निंग वॉक जरूर से कीजिएगा। 15 मिनट, 20 मिनट, उससे ज्यादा करना है तो कर सकते हैं आप, लेकिन मॉर्निंग वॉक से ही आपकी सुबह होनी चाहिए। 15-20 मिनट बाहर टहल के आइए। उसके बाद आपका जो डे, आपका जो भी रूटीन है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 15-20 मिनट का मॉर्निंग वॉक होना चाहिए। और 5 बजे से लेट उठना अभी आपके लिए अलाउ नहीं है। तो जो भी कल से उठेगा 5 बजे, टेलीग्राम ग्रुप में डालिएगा, सर आई विल स्टार्ट माई डे एट 5 PM। एग्रीड? जो मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा है उसे भी लिखना है, जो मुझे अभी लाइव देख रहे हैं उसे भी लिखना है। यू हैव टू स्टार्ट योर डे एट 5 AM। और वैसे तो मोबाइल नहीं टच करना चाहिए, लेकिन अगर आप टच करते हैं तो लिख लीजिए,
टेलीग्राम में मैसेज करके उसको मोबाइल को छोड़ दीजिए, फिर उसको टच मत कीजिए, चार्जिंग में रख दीजिए, ठीक है। तो आज का मेरा सेशन, मेरी स्टोरी, और आप जो भी गिनिए जो था विद दिव्यासा, यही था। होप सो यू आर एंजॉयिंग द सेशन, होप सो यू आर सर एंजॉयिंग योर स्टडी विद दिव्यासा फाउंडेशन। सर यस। सर स्वामी के कॉन्स्टिट्यूशन बुक में सर जैसे आर्टिकल 32 में रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट करके हेडिंग है, और आपने पढ़ा है सर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो दोनों चलेगा सर, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल इसमें? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की गीता, मतलब एम लक्ष्मीकांत, जी लक्ष्मीकांत, यस सर। ठीक है, बस यही के वर्डिंग है, मेरे यस खुद के सर, वर्डिंग थैंक यू नहीं सर। है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, तो होप सो यू आर एंजॉयिंग द सेशन। लेकिन मेरा होमवर्क किसी ने किया नहीं है। मुझे, मैंने बोला था वीडियो फीडबैक देने के लिए, मैंने बोला था फीडबैक देने के लिए, कुछ ने दिया, किसी ने नहीं दिया है। यही होता है कि लेने के लिए सब रेडी होते हैं, देने के लिए कोई रेडी नहीं होता है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप देना चाहते हैं तो गिव योर फीडबैक्स थ्रू वीडियो फॉर्म एंड थ्रू टेक्स्ट फॉर्म ऑल्सो, थ्रू दी व्हाट्सएप ओनली। सो थैंक यू सो मच, आज के दिन के लिए इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, हैव अ नाइस स्लीप, हैव अ गुड वीक। ओके, गुड नाइट। यस, डेफिनेटली, अब सो जाइए सरिता जी।